हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए जो सेशन लेकर आई हूँ, आपके जो 6 दिसंबर को LT मैथ्स का एग्ज़ाम है, LT ग्रेड मैथ्स का, उसके लिए आज का सेशन है। हम इस आज के सेशन में जो पिछली बार 2018 में आई थिंक पेपर हुआ था LT ग्रेड का, यानी प्रीवियस ईयर जो पेपर आपका रहा है LT ग्रेड मैथ्स का, उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सब रेडी होंगे आज के सेशन के लिए। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। PYQs को हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। मैथ्स का अगर आप कोई भी TGT का एग्जाम देने जा रहे हो या साइंस का, तो इन दो सब्जेक्ट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो तैयारी के लिए। LT का जो 30 मार्क्स का GS का पोर्शन आएगा, उसके लिए अभी तक 2 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं और भी मेरी कोशिश है आपको एग्जाम से पहले जो GS के मॉक टेस्ट हैं वो मैं आपको करा दूँ, वो भी प्रीवियस ईयर पर ही बेस्ड होंगे। ठीक है, तो उसके भी आप प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ आगे आने वाला जो एग्ज़ाम EMRS है या DSSS है या KVS है, उन सब के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर गाइडेंस दिया जाएगा, तो आप हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, यानी कि आज का जो सेशन होने वाला है, जिसमें हम LT के PYQs को डिस्कस कर रहे हैं मैथ सब्जेक्ट के। ऑलराइट, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, आपको इवेल्युएट करना है, यानी कि आपको इंटीग्रेशन निकालना है -3 to 3x² अपॉन x 1 प्लस, एक सेकेंड, पेन पेपर लेके बैठना आप लोग भी, ठीक है, जिससे अच्छे से चीज़ें कर पाओ। x² अपॉन 1 प्लस 3 टू द पावर x dx, यानी कि आपको इसका बेसिकली इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसको हम i के इक्वल मान लेते हैं जब भी इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हमारी पूरी टर्म हो गई, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम दो पार्ट्स में बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक हो जाएगा हमारा fx, एक तो इसको fx में तोड़ लेते हैं और इसको f(-x) में इक्वेशन को बना लेते हैं। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो fx हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से x² अपॉन 1 प्लस 3 टू द पावर x, और f(-x) हमारा क्या हो जाएगा, -x² अपॉन 1 प्लस 3 टू द पावर -x। दिस विल बी इक्वल टू x² अपॉन 1 प्लस 3 टू द पावर -x। अभी fx हो गया हमारे पास और ये हो गया f(-x). क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। f(x) प्लस f(-x) को तब हमने ऐड किया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका 2x² हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस 3 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 3 टू द पावर -x आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और एक दो, नीचे भी 2 बन जाएगा, ऊपर भी 2, तो ये क्या सॉल्व करके आ जाएगा, x² आ जाएगा। ठीक, तो अब हमें किसका इंटीग्रेशन करना होगा, -3 to 3 f(x) dx प्लस -3 to 3 f(-x) dx, और जिसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, -3 to 3 x² dx। ठीक है, अब पहले इसको f(-x) में हमने नॉर्मली सॉल्व किया विदाउट इंटीग्रेशन। अब हमने इस पूरे में क्या ले लिया, इंटीग्रेशन ले लिया यहाँ तक। तो ये -3 to 3 लिमिट दी हुई है f(x) dx, -3 to 3 लिमिट f(-x) dx, तो इक्वल किसके आ जाएगा, इसके, जो कि हमारी सॉल्व करके वैल्यू आई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा आप। ठीक है, यहाँ पर आपका, अब इनकी वैल्यूज़ को सेपरेटली देख लेते हैं, इनकी वैल्यूज़ को हम सेपरेटली देख लेते हैं। अब ये जो वैल्यू है, ये तो हमारी पूरी आई के बराबर हमने मानी हुई है, fx वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है हमारी किसके बराबर है, आई के बराबर हमने मानी हुई है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर पुट कर देंगे अगर हम, तो ये आई आ जाता है, तो ये तो हमारा आई हो गया, प्लस -3 to 3 f(-x) dx इज इक्वल टू -3 to 3 x² dx। अब हमने इस सेकंड वाली जो माइनस वाली टर्म है, इसको सॉल्व करना है कि इसकी क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी। हमने इसको सॉल्व करना है -3 to 3 f(-x) dx, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम -x की जगह पर रखेंगे u को, लेट u इज इक्वल टू -x। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन du करोगे तो वो क्या आएगा, -dx आएगा। और जब लिमिट में
जब भी हम इंटीग्रेशन मतलब कुछ पुट करते हैं तो लिमिट भी चेंज होती है। तो जब x की वैल्यू 3 होगी तो u क्या होगा, -3। x की वैल्यू 3 में u -3 होगा। पहले माइनस रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट। -3 रखा तो u क्या आएगा, +3 आएगा। और अपर लिमिट अगर हम x की जगह 3 रखेंगे तो u क्या आएगा, -3 आएगा। यानी कि अप लोअर लिमिट है 3 और ये अपर लिमिट है -3। तो ये हमारी लिमिट हो जाएगी -3 टू -3 से 3 था हमारा, तो अब भी ये क्या हो जाएगा, -3 से 3 हो जाएगा। ये लोअर लिमिट हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी f ऑफ -x dx। तो ये अब हमने पुट कर ली, वैल्यू बन जाएगी, अब लिमिट हो जाएगी u वाली 3 से -3, ठीक है। और -x की जगह u रख देंगे तो f ऑफ u और dx की वैल्यू क्या है, -du। आई होप इतना आपको यहाँ से क्लियर होगा, ठीक है, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। हमने क्या किया है, x के प्लेस पर u पुट किया। तो जब पुट करते हैं तो एक तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दूसरा लिमिट्स को चेंज करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन किया तो du का हो जाएगा -dx। अब देखो लोअर लिमिट जब हमने यहाँ रखी तो u की वैल्यू +3 आई, अपर लिमिट रखी तो ये आई। तो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या बन गई, u की लोअर लिमिट क्या है, 3 है, देखो लोअर लिमिट 3 है और अपर लिमिट है -3 रख दिया। -x के प्लेस पर क्या रख दिया, u, ये u f u हो जाएगा और dx के प्लेस पर क्या आ जाएगा, -du। अब यहाँ से देखो, अब आपको क्या ये पता है कि अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें, ये -3 कर दें, ये 3 कर दें, तो ये आपका fu du बन जाएगा। इतनी चीज़ आपको पता है। और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है, ये आई के बराबर है इंटीग्रेशन के, जो हमने शुरू में मानी थी। तो ये भी हमारा आई आ गया और पहला वाला भी आई आ गया। तो ये हमारा ऐड करके क्या हो जाएगा, i प्लस आई इज इक्वल टू -323x² dx। क्लियर हो गई इतनी बात। 2y इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कर लो तो x² का इंटीग्रेशन x3/3 हो जाएगा और लिमिट -3 से 3। क्लियर। 2y बराबर हो जाएगा 1/3, बाहर रख लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 यहाँ पर रखेंगे तो 3 की पावर 3 और 3 ही यहाँ पर यहाँ रखेंगे -3 की पावर 3। x की जगह पे रखनी ना हमें लिमिट्स, तो ये हो जाएगा 1/3 27 माइनस, तो ये आपका 3 की पावर 3 भी 27 होगा और माइनस की ऑड पावर है तो माइनस का 27 आएगा, तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। तो ये 54/3 आपका हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 18 और यहाँ पर 2i चल रहा है तो i की वैल्यू आ जाएगी 9। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी 9 और ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इतनी चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो रही होगी, ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन पर चलें, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खुद से पेन पेपर लेके सॉल्व कर लेना, आपको इजी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड अलोंग y एक्सिस, ठीक है। इसके द्वारा बाउंडेड एरिया आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जब आपके साथ y की वैल्यू एक साइन एक्स है, y की वैल्यू कॉस एक्स है, इसका मतलब ही यहाँ से आ जाता है कि साइन एक्स बराबर किसके है, कॉस एक्स के है। साइन एक्स किसके बराबर है, कॉस एक्स के बराबर है। इसका मतलब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स टेन एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो टेन एक्स का जनरल सोल्यूशन क्या आता है, x इज इक्वल टू π/4 प्लस एन पाई आता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर क्योंकि ये जो हमारी वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 के बीच में वैल्यू होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 तक ही तो वैल्यू होती है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि पॉजिटिव है दोनों, और 0 से π/2 के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर वैल्यूज होती है। तो यहाँ पर आपके जो x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी π/4, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं ले सकती क्योंकि पाई 0 से π/2 तक ही होती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके x की क्या आ जाएगी, π/4 आ जाएगी, ठीक है। चलिए
अब आगे देखो हमने क्या करना है। अब एक कंडीशन तो हमारी यहाँ से आ गई है साइन एक्स वाली। जब वाई एक्सिस पे तीसरी कंडीशन थी ना, वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे होने का क्या मतलब है कि एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब हमें इंटरवल यहाँ से मिल गया, एक तो यहाँ से इंटरवल मिल गया और एक वाई एक्सिस पे एक्स होता है 0, यानी कि लिमिट हमारी होगी 0 से π/4। इतनी आपको चीज़ क्लियर है, ये क्या हो गई हमारी लिमिट हो गई। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो एरिया हमें निकालना है, वो क्या हो जाएगा 0 से π/4 इंटीग्रेशन और cos x माइनस साइन एक्स dx। अब आप बोलोगे मैम cos x पहले क्यों रखा है और sin x बाद में क्यों रखा है। इसलिए रखा है, इधर देखो, क्योंकि cos x जो होता है ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू sin x होता है। ठीक है, तो जो बड़ा होगा वो पहले माइनस दूसरे का एरिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा cos x का होता है sin x और sin x का माइनस cos x होता है, तो ये प्लस का cos x हो जाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन ये आपको पता ही होगा, 0 to π/4। तो ये आपका हो जाएगा sin π/4 प्लस cos π/4। एक कंडीशन, अब लोअर लिमिट रख दो, माइनस sin 0 प्लस cos 0। अब यहाँ पर देख लीजिए sin π/4 क्या होता है 1/√2, cos π/4 भी 1/√2 और माइनस साइन 0 0 होता है और cos 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा 2/√2 माइनस 1। ठीक है, दैट मीन्स 2 माइनस √2/√2, या इसको आप कर सकते, इसको यहाँ से भी लिख सकते हो √2 माइनस 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका √2 माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन। इजी क्वेश्चन था। बाउंडेड जो एरिया पूछा जाता है ना, ये क्वेश्चन आपको एक नहीं 2 से 3 ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो ये अच्छे से कर लेना। देखो हमें ये तो पता है कि cos x और sin x से लिमिट निकलेगी, मतलब इनका इंटीग्रेशन होगा, लेकिन हमें इसके अलावा क्या चाहिए थी, लिमिट चाहिए थी। तो लिमिट एक तो sin x cos x को सॉल्व करके हमने ली, क्यों ली, क्योंकि ये y की वैल्यू ये भी y की, इनको इक्वल कर दिया और एक लिमिट आ गई यहाँ से। दूसरी आई y एक्सिस पे क्लियरली दी हुई थी, x y एक्सिस पे 0 होता है, तो एक लोअर लिमिट ये आ गई 0 और अपर लिमिट हमारी आ गई π/4। तो 0 to π/4 और इसका कर दिया हमने इंटीग्रेशन और ये वैल्यू आपकी आ गई। उम्मीद करती हूँ इतनी चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होगी। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सॉरी फॉर द डिले। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, थर्ड आपसे कहता है कि आप अगर इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 माइनस 32। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। ठीक है, इतना क्लियर है। ये हमें दिया है और इसकी वैल्यू में निकालनी है। सॉल्यूशन पर आते हैं। देखो सबसे पहले हमें पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यूब ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, ये याद रखना। सेकंड कंडीशन हमें क्या दी है यहाँ पर कि ये 1 नहीं होना चाहिए, ठीक हो गई बात। और हमें क्या पता होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस ओमेगा। ये भी एक रिजल्ट है और ये भी इसके बेसिस पर निकला एक रिजल्ट है। इनका ही यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले काम करते हैं, जो ये पहले टर्म है, ठीक है, इसको मान लेते हैं p। p इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको मान लेंगे q। पहले p वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 माइनस ओमेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा -1 माइनस ओमेगा, तो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है 1, तो ये वैल्यू आ गई -2 ओमेगा। -2 ओमेगा आ गई, यहाँ बाद में पुट करेंगे। अब q को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, q दूसरे वाली टर्म को 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर को मान लेते हैं हम q। अब इसमें क्या करेंगे हम, फिर से ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा और ये हो जाएगा -1 माइनस ओमेगा। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस माइनस प्लस
और ये भी प्लस का आपका हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 1 प्लस ओमेगा। अब p की पावर यहाँ पर कितनी है 5 और q की भी 5, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। p की पावर 5 यानी कि -2 ओमेगा की पावर 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी -32 ओमेगा स्क्वायर। अब आप पूछोगे मैम स्क्वायर कैसे, ओमेगा 5 को ओमेगा 3 और ओमेगा 2 लिख सकते हैं। ओमेगा 3 क्या होता है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, तो ये इतना मैं आपसे होप करूँगी आपको ये पता हो, इस वजह से हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब हमें Q5 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू क्या है b की हमारी, यस। तो ये आपका हो जाएगा, इसकी पावर कितनी चाहिए हमको 5 चाहिए, b की पावर 5। अब देखो यहाँ से 2 की पावर 5 तो आपका 32 हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा यहाँ से क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। भाई ये 1 प्लस ओमेगा है, इसके यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया, तो ये माइनस का 32 और ओमेगा की पावर आ जाएगी कितनी 10 आ जाएगी, यहाँ से 5 दूनी 10। तो ओमेगा 10 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 10 को लिख सकते हैं ओमेगा 3, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, तो क्या बचेगा खाली ओमेगा बचेगा, क्योंकि 1 होता है 1 होता है 1 होता है, तो -32 ओमेगा ये सिर्फ यहाँ से बचेगा, इसकी वैल्यू आ गई। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, पहली वैल्यू क्या आई ये -32 ओमेगा स्क्वायर, ठीक। फिर ये वैल्यू क्या आई हमारी -32 ओमेगा, और ये -32 ऑलरेडी था -32, तो दिस विल बिकम -32 ओमेगा स्क्वायर, -32 ओमेगा और -32। इसको माइनस, अगर हम यहाँ से क्या कॉमन ले लें -32 कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा, माइनस के 32 कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू होती है 0, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू 0 होती है, तो -32 इंटू 0, 0 विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप इतनी चीज़ आपको यहाँ से क्लियर होगी, क्वेश्चन ईजी था। देखो क्वेश्चन को जहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ उसमें टाइम लगता है, क्योंकि मैं बोल भी रही हूँ लिख भी रही हूँ आपको समझा भी रही हूँ, खुद से आप सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें आपका नहीं लगेगा। ठीक है, इतनी बात आपको मैं उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अगर cos x प्लस आयोटा वाई बराबर हो cos एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा के, ठीक है, तब आपको वैल्यू बतानी है किसकी, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर x, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, क्या आएगी, और ये कंडीशन आपको गिवन है। तो हमेशा हम इस तरह के क्वेश्चन में हम गिवन कंडीशन को ही लेकर चलते हैं। ठीक, गिवन कंडीशन क्या है आपकी, cos x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा। हम क्या करेंगे, कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे, तो ये जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस प्लस वाले में माइनस होता है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन ए। ठीक है, तो अयोटा के साथ आएगा यहाँ पर साइन एक्स और साइन बी, तो साइन हाइपरबोलिक वाई, ये इसका फॉर्मूला है बेसिकली, ये इसका फॉर्मूला ओपन हमने किया है, और इधर हमारा चल रहा है कॉस एल्फा प्लस अयोटा साइन एल्फा। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला ओपन किया और इक्वल में हमारा कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा चल रहा है, ये जो है मैंने ओपन किया, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, कॉस एक्स प्लस आयोटा वाई का ये फॉर्मूला ओपन किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर और इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, इक्वेट करेंगे और कंपेयर करेंगे। यहाँ पर क्या है कॉस एल्फा, यहाँ पर रियल पार्ट कॉस एल्फा, इधर क्या है रियल पार्ट कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, ये किसके बराबर है कॉस एल्फा के,
और इमेजनरी पार्ट में क्या है हमारे पास, माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, और इधर क्या है साइन एल्फा। ये दो कंडीशन हो गई। अब हमने सबसे पहले क्या किया, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला खोल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग करके निकाल लिया, मतलब कंपेयर कर लिया, इक्वेट कर लिया। रियल पार्ट ये हो गया और इमेजनरी पार्ट हमारा ये हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को अब हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। ये साइड और ये साइड का स्क्वायर करके ऐड कर लिया। भाई इसका स्क्वायर आप करोगे तो माइनस हट जाएगा ना इस साइड में, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करा और इसका स्क्वायर किया, इनको ऐड किया। वैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे और ऐड कर दिया, यानी कि स्क्वायर किया और फिर इनको ऐड कर दिया, सिर्फ ये किया है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, ये आपका क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिएगा आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये हाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई है इसको हम एक्सचेंज करेंगे किससे, देखो कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस 1। ये कैसे रिप्लेस किया, साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस 1 किसके बराबर होता है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई के बराबर होता है। तो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 उधर चला जाएगा तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस 1 इसकी इस इक्वेशन से हमने साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई को चेंज किया है। इक्वल में हमारे पास क्या चल रहा है, इक्वल में चल रहा है हमारे पास 1, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, तो अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस के साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये तो 1 हो जाएगी वैल्यू, तो ये आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हमारी यहाँ से चल रही है। अब आगे क्या करेंगे, आगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सिंपल वाले फॉर्मूले से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वाले फॉर्मूला से। तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई 2। क्या हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्या हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो जी हाँ, हमें कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये आ जाएगा आपका आंसर नंबर, इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2। खुद से एक बार ज़रूर सॉल्व करके देख लेना, चीज़ें आपकी और क्लियर हो जाएंगी। हमने क्या किया है, जो पार्ट निकालना था वो तो खुद से आ गया, हमने जो दिया था उसी को सॉल्व करते चले गए। कॉस एक्स प्लस आयोटा वाई को ओपन किया कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले से जो हाइपरबोलिक में होता है, फिर हमने रियल इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके अलग अलग किया, फिर इनको दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर किया और फिर ऐड किया और सॉल्व करते चले गए। हमें कॉस हाइपरबोलिक में एक वैल्यू चाहिए थी और एक वैल्यू हमें कॉस एक्स में चाहिए थी, तो हमने यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक को कॉस में बदल दिया, ठीक है। उसी हिसाब से हम करते चले गए। फिर आगे जब हमारे पास साइन में इक्वेशन आ गई, यहाँ पे हमें कॉस एक्स में वैल्यू चाहिए थी आंसर में, तो इस साइन को हमने कॉस में चेंज कर लिया। बस आंसर को जो हमने पूछा था उसको ध्यान में रखते चले गए और उसको उन चीज़ों में हम चेंज करते चले गए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है होगा वो ट्रू होगा, यानी कि सही होगा। पहला स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0।
और दूसरा है y इज इक्वल टू x मॉड x इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं, दोनों को चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि दोनों स्टेटमेंट्स में कौन सा सही और कौन सा गलत। पहले स्टेटमेंट को अगर हम चेक करते हैं, पहला है y इज इक्वल टू मॉड x। मॉड x की हमेशा दो वैल्यूज आपके सामने आती हैं। ठीक है, एक तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा और एक देगा नेगेटिव वैल्यू। ठीक, अब पॉजिटिव वैल्यू में मान लीजिए आप x के प्लेस पर आप क्या करते हो, यहाँ पर x की लिमिट लेते हो 1। ठीक, आपने x की लिमिट अगर 1 ली तो यहाँ पर आपको मिलेगी वैल्यू 1 और यहाँ पर आपको मिलेगी वैल्यू -1। ठीक है, अब बात है यहाँ पर ये पूछ रहा है कि x इक्वल 0 पर इसने बोला है कि डिफरेंशिएबल होगा क्या, तो x इक्वल 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, x इक्वल 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, x इक्वल 0 पर ये बिल्कुल भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी लेफ्ट लिमिट क्या आ रही है, -1 आ रही है और राइट लिमिट क्या आ रही है, 1। यानी कि लेफ्ट जो डेरिवेटिव मिलेगा हमें, लेफ्ट डेरिवेटिव मिलेगा क्या, -1 और राइट डेरिवेटिव हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, +k1 मिल रहा है। क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है तो ये 0 पर तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो पहला जो है कि x इक्वल 0 पर मॉड x डिफरेंशिएबल होगा, तो ये बिल्कुल भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अब आप ये समझो यहाँ से एक छोटी सी चीज़, आप में से बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि -1 कैसे आया। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, यहाँ पर साइड में आ जाओ। देखो y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, मॉड x है। मॉड x का मतलब यहाँ पर मॉड x को दो पार्ट में हम लिख सकते हैं। एक तो इसकी वैल्यू -x होगी कब, जब x 0 से छोटा होगा, और एक इसकी वैल्यू पॉजिटिव x होगी जब x जो है 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर हम x को 0 लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर हम निकालें, जिसकी बात मैंने बोली है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, तो उसके लिए x लेस देन 0 होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये वाली कंडीशन अप्लाई करेगी और इसकी वैल्यू क्या ली जाएगी, y की -x ली जाएगी। ठीक, तो जब आप d/dx इसका डेरिवेटिव निकालोगे मॉड x का, तो क्या लिया जाएगा, लेफ्ट हैंड में -x लिया जाएगा। -x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 होगा। इतनी बात समझ आई? राइट हैंड डेरिवेटिव तब आप लोगे तो d/dx करोगे किसका, x का, और यहाँ से लिमिट क्या आएगी, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा। भाई ये इक्वल नहीं है ना, ये दोनों लेफ्ट हैंड और यहाँ से राइट हैंड वाला आ गया 1। ठीक, तो यहाँ से जो आप देख सकते हो, जो दोनों जो लेफ्ट राइट हैं वो डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। ठीक है, और डिफरेंशिएबल होने की क्या कंडीशन है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा किसी भी पॉइंट पर जब उसकी दोनों लिमिट्स, बोथ लेफ्ट और राइट, लिमिट बोल रही हूँ सॉरी, डेरिवेटिव, जब लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये डिफरेंशिएबिलिटी की क्या है, डेफिनेशन भी है कि कोई भी फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, जब उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पर एक -1 है, एक +1 है, ये इक्वल नहीं है तो ये 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और ये पूरी कंडीशन मैंने आपको समझा दी है। मॉड x का मतलब होता है एक -x जब x 0 से छोटा है, एक प्लस का x जब x 0 से बड़ा है। 0 की कंडीशन पर -x का डेरिवेटिव करके निकालेंगे तो -1, और x ग्रेटर 0 पर जब ये डेरिवेटिव निकालेंगे तो x का निकालेंगे, वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, अगर 1/u की वैल्यू √x² + y² + z² है। ठीक, 1/u की वैल्यू दी है तो आपको क्या निकालना है, x इंटू कर्ली u बाई कर्ली x प्लस y इंटू कर्ली u बाई कर्ली y प्लस z इंटू कर्ली u बाय कर्ली z। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है इस कंडीशन के बेसिस पर। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये जो वैल्यू राइट साइड में दी है इसको हम r के इक्वल मान लेते हैं। लेट r इज इक्वल टू √x² + y² + z²। r की वैल्यू मान ली, दिस इम्प्लाइज 1/u इज इक्वल टू r, या फिर u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/r आ जाएगी, या फिर
1/x² + y² + z² की वैल्यू 1/2, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो x² + y² + z² की पावर -1/2, इस फॉर्म में आ गई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से u की वैल्यू आ गई है। अब हमने इसको इस फॉर्म में इसलिए लिया है, ठीक है, जिससे हम इसको सही से सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि हमें कर्ली u बाई कर्ली x, कर्ली u बाई कर्ली y और कर्ली u बाई कर्ली z चाहिए। तो कर्ली u बाई कर्ली x, अब इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हमें करना है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन में पावर आ जाती है आगे, फिर ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा, सिंपल डिफ्रेंशिएशन है। और फिर x के रिस्पेक्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, तो वो क्या है ये, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -x, और ये पूरी वैल्यू इसकी पावर क्या थी, अच्छा ये जो पावर है -1/2 -1 भी हो जाएगी, तो ये पावर हो जाएगी आपकी -3/2, पावर में तो -1 होता है, तो -3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आ गया -x इंटू x² + y² + z² की पावर 3/2, या फिर इस -3/2, इसको अपॉन में ले जाएंगे तो आपका ये आ जाएगा -x/x² + y² + z² की पावर 3/2, और ये किसकी वैल्यू मानी, r की, है ना, तो ये r का क्या हो जाएगा, यहाँ से r की पावर हो जाएगी आपका, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, देखो r की वैल्यू थी ये, यहाँ से r² क्या आ जाएगा, x² + y² + z², तो इसकी जगह हम r² रखेंगे, r² और 3/2, तो ये आपका आ जाएगा -x/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r³, ये आपका आ गया कर्ली u बाई कर्ली x। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर होगी यहाँ से, है ना, मैंने वैसे डिटेल में बता दिया है। कर्ली u बाई कर्ली y निकालेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो आपका -1/2 इस टर्म का कर रहे हैं, ठीक है, x² + y² + z² -3/2 और इंटू 2y, तो 2 से 2 -y/, यह क्या आ जाएगा, r³, सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वैसे ही एज इट इज़ कर्ली u बाय कर्ली z क्या आ जाएगा आपका, -z/r³। इतनी चीज़ क्लियर है। अब इक्वेशन में रख देते हैं, जो ये वाली इक्वेशन थी जो पूछी थी, x इंटू -x/r³ प्लस y इंटू -y/r³ प्लस z इंटू -z/r³। सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो नीचे तो r³ एलसीएम आराम से आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका -x² -y² -z², माइनस कॉमन ले लो तो x² y² z² अपॉन r³, ये किसकी वैल्यू है, x² y² z² r² की वैल्यू है, तो -r² अपॉन r³, दैट मीन्स -1/r, और r की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकालो, -1/r का मतलब क्या है, ये वैल्यू हो जाएगी -u, तो इसका आंसर आ जाएगा -u। भाई -1/r आया है ना आपका आंसर यहाँ से, तो ये इस इक्वेशन से निकालो, u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/r आ जाएगी, और माइनस लगा दोगे तो -1/r की क्या आ जाएगी, -u आ जाएगी, तो -u जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। एक बार फटाफट से फिर से एक बार रिवाइज ये क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, बाकी जब आप सॉल्व करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ये कंडीशन आपको दी थी, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। देखो ये कंडीशन आपको दी थी और ये कंडीशन आपको निकालनी है इसकी वैल्यू। आपने क्या किया, इस पूरी रूट वाली वैल्यू को मान लिया r, तो r² क्या हो जाएगा, ये रूट हटाने के बाद स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने क्या किया, जब आपने इसको मान लिया r, तो यहाँ से 1/u की वैल्यू क्या आ गई, r, ठीक है, तो u यहाँ से फिर आपने निकाला, फर्दर u क्या आ जाएगा, 1/r, और r की वैल्यू जो मानी थी वो पुट कर दी यहाँ पर, ये आ गई, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में चली जाएगी। अब हमने u को यहाँ पर u की ऐसी फॉर्म बना ली है, अब आराम से इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। क्यों किया, क्योंकि u का x के रिस्पेक्ट में, u का y के रिस्पेक्ट में और u का z के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव चाहिए था।
अब एक एक करके पहले x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर y की, फिर z के। तो कर्ली u बाई कर्ली x जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं पावर आगे आ जाती है और जो पावर होती है उससे -1 हो जाता है, तो -3/2 हो जाएगा। और x के रिस्पेक्ट में सिर्फ ये टर्म का डेरिवेटिव आएगा 2x, बाकी y और z का 0 हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में निकालना है। सॉल्व किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जहाँ जहाँ x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर था वहाँ पर क्या पुट कर दिया, आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गई पहली इक्वेशन। फिर हमने y के रिस्पेक्ट में किया उसी तरह से, तो ये वाली वैल्यू हमें मिली, और z के रिस्पेक्ट में किया तो ये मिली। अब इस इक्वेशन में इन तीनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, सॉल्व किया तो ये मिली। x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर पुट कर दिया हमने। ऊपर देखो r2 से r की 2 पावर कैंसिल, तो 1 पावर बचेगी और -1/r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -u। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है मुझे आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर चलना, और वीडियो के एंड में वीडियो को आपने शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम तक है ना, और आगे के एग्जाम्स में भी ऐसी ही वीडियोज़, रिविज़न वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ C in Lagrange's mean value theorem for fx is equal to x minus 1 in इंटरवल क्या दिया है, 1,2। क्या वैल्यू होगी, C की वैल्यू निकालनी है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से फॉर fx इक्वल टू x इंटू x माइनस 1, किसके इंटरवल में, 1,2 के। तो देखो इसको कैसे करते हैं। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में यहाँ पर कोई c की वैल्यू निकालनी है, तो देयर एग्जिस्ट सम c विच बिलोंग इन 1,2 सच दैट, तो क्या आपकी इक्वेशन बनेगी, देखो ऑफ कोर्स जब f(x) इक्वल टू x माइनस 1 आपको दिया है, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख सकते हो, ठीक है। ये कौन से इंटरवल में है, 1,2 में। तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम, बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, देयर एग्जिस्ट सम c विच बिलोंग इन 1,2। तो आपकी क्या इक्वेशन बनेगी, f डैश c बराबर होगा f(2) माइनस f(1) अपॉन 2 माइनस 1। ऐसी इक्वेशन बनती है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से। कोई सी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि 1 और 2 में बिलोंग करेगा, तो आपकी इक्वेशन बनेगी एफ डैश सी इज इक्वल टू f(2) माइनस f(1) अपॉन 2 माइनस 1। तो f(2) क्या हो जाएगा, यहाँ से f(2) की वैल्यू निकाल लो, 2 का स्क्वायर माइनस 2, 4 माइनस 2, ये आ गया 2, 2 माइनस f(1) क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 0, ये आ गया 0 और 2 में से 1 गया 1। तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने यहाँ पर c। सिंपली वैल्यू पुट करके f(1) और f(2) की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। एफ डैश की वैल्यू आपकी आ गई है क्या, 2 आ गई है। अब हम क्या करते हैं, अब एफ डैश एक्स निकाल कर देखेंगे और उसमें ये 2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो एफ डैश एक्स का मतलब है कि इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1। और एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, 2 है। एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, 2। तो यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह पर c पुट करेंगे, ठीक है। तो f डैश c इज इक्वल टू 2c माइनस 1, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 2c माइनस 1 हो जाएगा। और f डैश c की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 बराबर 2c माइनस 1, तो c की वैल्यू आ गई यहाँ से 3/2, और यही आपको निकालनी थी, आपको यही निकालनी थी, c की वैल्यू क्या आएगी, 3/2 आएगी, ठीक है। अभी जो 3/2 की वैल्यू आई है इसको हम चेक करेंगे, क्योंकि इंटरवल हमारा क्या है, इंटरवल तो 1 से 2 के बीच का है कि 1 से 2 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। 3/2 का मतलब होता है 1.5 के 1 से 2 के बीच लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये हमारा जो आंसर होगा बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल सही आंसर है। ये भी चेक करना है क्योंकि इंटरवल क्या दिया है, 1 और 2 दिया है, 1 से 2 के बीच में रहनी चाहिए वैल्यू, उसके बीच में ही है। क्वेश्चन आपको मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर से सुन लो, क्योंकि हमें निकालनी थी c की वैल्यू लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से, और ये f(x) हमें दिया था और इंटरवल था 1,2, ठीक है। तो इन इंटरवल 1,2 बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट सम c विच बिलोंग इन 1,2, 1 से 2 में बिलोंग करेगा कोई c जो होगा। तो f डैश c की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी f(2) माइनस f(1) अपॉन 2 माइनस 1। ये जो वैल्यूज थी इनको नीचे माइनस कर देते हैं। f(2) की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, x की जगह 2 रखा तो हमें मिला 2, मैंने रख के दिखाया। f(1) की भी यहीं से मिलेगी, x की जगह 1 रखेंगे
तो हमें मिलेगी 0, तो 0 रख दिया, अपॉन 1 इक्वल टू 2। तो एफ डैश सी क्या आ गया, 2 आ गया एफ डैश सी। अब हमारे पास क्या है, अब हम इसको क्या करेंगे, एफ डैश सी आने के बाद हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव लेके। इसका जब हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया, एफ एक्स क्या वैल्यू हमारे पास है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। जब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे हम डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एफ डैश सी हमारे पास वैल्यू 2 है, ठीक है, एफ डैश सी की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या पुट करेंगे, एफ डैश सी की वैल्यू, सी की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c माइनस 1, और एफ डैश सी की वैल्यू क्या है 2, 2 बराबर 2c माइनस 1, 2 माइनस 1 इक्वल 2c, ठीक है, प्लस, तो ये जाएगा 3/2c की वैल्यू। अब ये भी तो देखना है कि इंटरवल में लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो दैट मीन्स इस इंटरवल में बिलोंग करता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन होगा ये क्लियर होगा, ठीक है, ये जो क्वेश्चन होगा ये क्लियर होगा। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, एफ डैश सी बराबर 2, एफ डैश सी की वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है, दो तरीके देखो, या तो एक्स की जगह पर सी रख के आपने सॉल्व किया, या ये समझो जब एफ डैश सी आपका आ गया 2, तो एफ डैश सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। अब एफ डैश सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास तो एफ एक्स की फॉर्म, एफ डैश एक्स की फॉर्म में है, ये निकाली है, तो ये यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। एफ डैश सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, हमारे पास तो एफ डैश एक्स की है, तो एक्स के प्लेस पर सी रख के यहाँ पे पुट कर दो, तब भी सी की वैल्यू मिल जाएगी। बात वही है, इधर से कर लो या उधर से, बात यहाँ पर आपकी वही आकर रुकती है, ठीक है। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में भी आपसे मिलने की कोशिश करूंगी इसी तरह आपके और क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए। अब आपने क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है अपने दोस्त का शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाए। सेकेंडली, जीएस का 30 मार्क्स का मॉक टेस्ट भी मैं आपको करा रही हूँ, 2 हो चुके हैं, तो वो प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, और वैसे भी वीडियोस में आपको ऊपर ही मिल जाएगा, जो कि एलटी में आपका 30 नंबर का पूछा जाना है, वो भी आप कर सकते हो अपने रिवीजन के लिए, ठीक है। जनरल सब्जेक्ट्स की भी हम कुछ क्लासेस यहाँ पर लेते रहते हैं, बिल्कुल जो कि एग्जाम स्पेसिफिक होती हैं, आप जाकर वीडियो में देखोगे तो आपको पता लगेगा। सेकेंडली, मैथ्स और साइंस जो सब्जेक्ट है इनके लिए आपको सब्जेक्ट की क्लासेस भी हम रिवीजन क्लासेस के रूप में प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो DSSB का आने वाला एग्जाम हो जिसके फॉर्म फिलअप हुए हैं, AMRS का जो आपका एग्जाम होने वाला है, और KBS NBS की भी वैकेंसीज आ चुकी हैं। इसमें जो जनरल पेपर है Tier 1 उसकी भी पूरी तैयारी आपको हम यहाँ पर कराएंगे, और LT वाला जो आपका है पेपर उसकी तो हम करा ही रहे हैं, ठीक है। ये आपकी एक रिवीजन क्लास है, और भी क्लासेस मैं आपको एग्जाम से पहले देने की कोशिश करूंगी, जिससे एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं उससे आप रूबरू हो जाओ एग्जाम से पहले, ठीक है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर भी हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा, और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ सारी क्लासेस की अपडेट, सभी नोटिफिकेशंस की अपडेट सब कुछ आपको मिलती है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ और हमारे इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं। और देखो, मैं कंप्लीट प्रिपरेशन तो नहीं बोलकर आपको यहाँ पर रोकूंगी, लेकिन हाँ, एग्ज़ाम के लिए जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो रिवीजन मोड है, वो फ़िलहाल के लिए अभी हम आपको करा रहे हैं, जिससे आपका अच्छे से एग्ज़ाम से पहले रिवीजन हो सके। और LTMRS के लिए आप लोग कुछ पूछ भी रहे थे, तो उसके लिए मैं आपका जो एक सारे फॉर्मूलाज वगैरह हैं उनको सबको रिवाइज कराने की भी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।